नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दूसरे चरण में होने वाली एमपी की सीटों पर जोर लगा रहे हैं। कल रीवा में भी थे, हरदा में भी थे, भोपाल में रोड शो किया और आज मुरैना में रैली की। आज के संवाद को कुछ हिस्सों में बांटकर चर्चा करेंगे। एक हिस्सा उन बातों का जो वे अपनी सभाओं में वोटर्स को खींचने के लिए कह रहे हैं। इलाके विशेष का ध्यान जरूर मोदी रख रहे हैं कि जहां जाना है वहां के मुद्दे क्या हैं। यह अंदाज अपीलिंग है क्योंकि सार्वभौमिक भाषण यूं भी स्थानीय वोटर्स को ज्यादा समझ आते नहीं है। खैर, आज मुरैना में उन्होंने सेना के मसले पर बात करते हुए कहा कि हमने सेना के हाथ खोले हुए, अगर कोई हमारे एक सैनिक को शहीद करता है तो हम उनके 10 मार देते हैं। मोदी जानते हैं कि ग्वालियर चंबल के लोग फौज में बहुत हैं और वहां के लोगों को वीरता भरी बातें करना और सुनना दोनों पसंद है। मुरैना के लोगों से कनेक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि वीरों की इस भूमि को मैं नमन करता हूं। कांग्रेस के भोपाल से लेकर दिल्ली तक के नेता इस पर सक्रिय हुए और उनकी सरकार के दौरान किए गए सेना की वीरता का आंकड़ा सोशल मीडिया में बहा दिया गया। जिक्र अग्निवीर योजना का भी आया, जिसकी खिलाफत राहुल गांधी तब से कर रहे हैं जब से यह शुरू हुई है। बहरहाल, बात एक और महत्वपूर्ण विषय की। हरदा और मुरैना में उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ की और यह भी कहा कि 4 जून के बाद तेज तर्रार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और स्पीड से एमपी की सेवा और विकास में जुटेंगे। मोदी के भाषणों को डिकोड करने वाले बखूबी समझते हैं कि उनके बयानों के कई कोण और सिरे होते हैं। उनके अधिकतर संदेशों के लक्ष्य समूह भी अलग अलग होते हैं। क्या एमपी बीजेपी के कुछ उत्साह से भरे और कयासों में डूबे नेताओं के लिए यह संदेश था कि जो ये समझ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद कोई फेरबदल सत्ता के स्तर पर हो सकता है, वो नहीं होगा? तो बहुत से ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एमपी के दूसरे चरण वाली सीटों के लिए सारा जोर लगा रहे हैं। उनके भाषण में एक साथ कई कोण होते हैं, जिसमें स्थानीयता भी बहुत बेहतरीन तरीके से लपेटी जाती है। मसलन रीवा की रैली में वे कहेंगे तो बिल्कुल अलग होगा। खजुराहो में देखा कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का जनाधार अच्छा है तो कहा कि हमारे अध्यक्ष सिर्फ देखने में दुबले पतले हैं। विधानसभा चुनाव में उन्होंने इतिहास रच दिया था। इस भाषण के कई मायने निकाले गए। भोपाल में रोड शो, हालांकि कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं थी। मुरैना में उन्होंने सेना की कार्रवाइयों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ग्वालियर चंबल इलाका फौजियों का इलाका है। लेकिन काबिले गौर है कल की हरदा की सभा और आज मुरैना का ये बयान भी, जो न केवल मुख्यमंत्री मोहन यादव की तारीफों से भरा पड़ा है बल्कि उनके आगे के रोड मैप की तरफ भी साफ इशारा कर रहा है। वो बयान था ये: 4 जून के बाद हमारे तेज तर्रार मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास और स्पीड पकड़ने जा रहा है। भाजपा के लिए देश से बड़ा और कुछ भी नहीं है। हमने सीमा पर खड़े जवानों की सुविधा की भी चिंता की। कांग्रेस सरकार ने जवानों के जो हाथ बांध रखे थे, हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। हमने कहा अगर एक गोली आती है 10 गोली चलनी चाहिए। 4 जून के बाद हमारे तेज तर्रार मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास और स्पीड पकड़ने जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी जब से सरकार संभाली है, वो भी एमपी के विकास को और नई शक्ति से जुटे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के साथ साथ प्रदेश भाजपा के उस गुट को, जिन्हें चुनाव के नतीजों से कोई अपने लिए सर्वोच्च पद की फलदायी आस रही होगी, उसे भी पूरी तरह जड़ से खत्म कर गए। उनके लोकल कनेक्ट पर, उन्हें घेरने की रणनीति पर बीते कुछ दिनों से सक्रिय हुआ विपक्ष। आज जब मोदी ने कहा कि सेना के हाथ खोल दिए गए हैं, तो जाहिर है कि सेना में भर्ती और अग्निवीर योजना का मुद्दा कांग्रेस को उठाना ही था। कांग्रेस के शीर्ष से लेकर स्थानीय नेतृत्व ने वही सवाल फिर उठाया जो राहुल गांधी उस वक्त उठाते थे जब अग्निवीर योजना शुरू हुई थी। कांग्रेस ने अपनी सरकार के वक्त की सेना की उपलब्धियों को भी गिनाया। 1965 की लड़ाई में, 1967 की लड़ाई में, 1962 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में
सेना के हाथ बंधे ही तो थे जब तो भारत की सेनाएं लाहौर में जाके चाय पी रही थी एक पुलिस चौकी पर। पाकिस्तान 2 भागों में विभक्त हुआ, सेना के हाथ बंधे थे ना, तभी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा। आपने 4 साल के लिए एक पद दिया अग्निवीर के रूप में, 4 साल के बाद वो रिटायर हो गया, तो जिंदगी भर क्या करेगा? कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास शायद कोई इनपुट है कि कहां पर गुंजाइश है, इसलिए वे मोदी की तरह ताबड़तोड़ रैलियां करने के बजाय उन जगहों पर रोड शो और रैलियां कर रहे हैं जहां उनके लिए कोई गुंजाइश बन सकती हो। आदिवासी इलाकों के बाद ग्वालियर, चंबल और खास तौर पर मुरैना कांग्रेस को बीजेपी का वीकर सेक्शन दिख रहा होगा। इसी कारण प्रियंका गांधी की सभा और रोड शो भी वहां प्रस्तावित है। नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, ये रोज की तरह हम कहेंगे कि ये तो बताएगा 4 जून का दिन। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों को मैं परिचय करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है स्वदेश शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता भी हैं। स्वदेश जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरी मेहमान है वंदना त्रिपाठी, बीजेपी के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, वंदना जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, चेतन भट्ट। चेतन जी का भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं स्वदेश जी से। स्वदेश जी, मुरैना में आज जब प्रधानमंत्री गए, जाहिर है कि उन्होंने सबसे पहले कहा कि वीरों की इस धरती को नमन करता हूं। वो जानते हैं कि भाई ग्वालियर चंबल इलाके से फौज में जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, MP के सबसे ज़्यादा लोग उसी इलाके से जाते हैं या विंध्य से जाते हैं, और संयोग से दोनों जगह इलेक्शन है। उनके भाषण को कैसे देखते हैं आप? वो कह रहे हैं आप तो हाथ बांध के रखे थे कांग्रेस ने, सेना के खोले बीजेपी ने। देखिए प्रवीण जी, आप मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली तक के आप विद्वान प्रवक्ता हैं और आप देश भर की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। मैं समझता हूं मुझसे कई गुना ज़्यादा आपने अध्ययन किया है। आपने ये भी सब देखा, अपनी आंखों से देखा है, पढ़ा है, समझा है कि सेना के हाथ कभी बंधे नहीं रहे। अगर बंधे रहे होते तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद हमें राजनीति नहीं की, इसलिए कुछ भी समझ लो। लेकिन हम ना तो कभी बिना बोला पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते हैं, ना वहाँ प्रधानमंत्री की मां के चरण चुंबन करते हैं, ना हम जिन्ना की मजार पर मत्था टेकने जाते हैं। हाँ, इतना हम जरूर जानते हैं कि हमारी सेना ग्वालियर चंबल संभाग सेना के नाम से जाना जाता है। मैंने खुद भी सेना की तैयारी की, एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। ग्वालियर चंबल में तो मेरी समझ से ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने सेना के लिए तैयारी नहीं की हो। जी, बात पूरी करिए। जी, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने तैयारी नहीं की होगी। मैं समझता हूँ अधिकांश लोगों ने तैयारी की। और हमारा जब दौर था तब तो ये था कि हर परिवार का एक लड़का सेना की तैयारी करता था। उस सेना की तैयारी में अब आप समझ लीजिए कि हम देश की रक्षा के लिए जा रहे हैं। कब हमारी वहाँ से शहादत की खबर आएगी हमें नहीं पता, लेकिन हम शहर जाते हैं, पूरी वीरता का परिचय देते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने वहाँ मतलब 4 वर्ष की ये अग्निवीर योजना ला करके क्या अपमान नहीं किया उनका? अपमान ही नहीं किया, उनको बेघर कर दिया, उनको बेरोजगार कर दिया, उनके जज्बे को खत्म कर दिया, जिस जज्बे की तैयारी वो कई वर्षों से करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अब गली गली भी घूमने लगे हैं। आपने देखा होगा कभी भी प्रधानमंत्री ने इतने छोटे स्तर की बात भी नहीं की जिस तरह की बातें वो कह चुके हैं। हिंदू मुस्लिम भी कर चुके हैं। वो इसलिए कर चुके हैं, जो पहले फेज का चुनाव हुआ 102 सीटों पर, उसमें 50% से नीचे भाजपा और NDA की सीटें आने की संभावना है। ये हम नहीं कह रहे, मतदाता भी कह रहे हैं। ठीक है सुदेश जी, पहले सवाल पर याद दिया। मैं दूसरे मान को निकले तो वंदना जी, क्या खास वजह थी मुरैना में सेना मतलब मेरे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक इस वाले कैंपेन में पहली बार आई और बड़े दम से आई, लंबे वक्त के लिए आई, डिटेल में बात की प्रधानमंत्री जी ने सेना की। तो वजह क्या वही थी जो हम लोगों ने डिकोड किया कि चूंकि उस इलाके में फौज में जाने वाले लोग बहुत हैं वो, या फिर किसी योजना के तहत? को भी नमस्कार। देखिए प्रवीण जी, रामायण में एक कहावत है या चौपाई कह लीजिए, खग जाने खग ही की भाषा। तो जो बात जिसको समझ में आती है वो समझ जाता है, जिसको नहीं समझना वो नहीं समझता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जनता के दिल को छूना जानते हैं। जनता के दिल में क्या बात है, क्या वो चाहती है, उस बात का जिक्र हमेशा करते हैं। जिस क्षेत्र में जाते हैं उसका पूरा अध्ययन करते हैं,
उस क्षेत्र के विषय में बात करते हैं, साथ साथ अपनी गारंटीज की बात करते हैं। अगर हम ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें या जो मेरा जो रीजन है विंध्य, वहां की बात करें, तो वहां से सेना में जाने का बहुत ज्यादा एक ट्रेंड रहा है हमेशा से। वहां पे हर कोई ये कोशिश करता है, क्योंकि रीवा में तो सैनिक हाँ स्कूल भी हाँ, है। वही मैंने पहले ही बोला कि भाई ग्वालियर चंबल और विंध्य दो ही इलाके से ज्यादातर फौजी जाते हैं, बाकी जगह से भी जाते होंगे लेकिन ज्यादातर वहां से जाते हैं। बोलिए। हाँ, रीवा में तो क्या होता है कि बचपन से ही जैसे सैनिक स्कूल की वजह से एक बच्चों में जज्बा होता है कि हमें, अब तो जो हमारी बेटियां हैं उन्हें भी प्रवेश मिलने लगा है, तो सेना में जाने का एक ट्रेंड होता है। तो अगर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सेना की चर्चा कर रहे हैं और सेना तो हमारे लिए एक गर्व का विषय है, तो उसकी चर्चा तो मुझे ये समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को क्यों तकलीफ है। रही बात अग्निवीर योजना की, ये कहते हैं कि हम उन्हें बेरोजगार करने की बात करते हैं। कहाँ बेरोजगार करने की बात कर रहे हैं भाई? हम तो ये कह रहे हैं कि 4 साल तक वो कार्य करेंगे और उसके बाद 3 साल तक उन्हें 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद घर बैठेंगे, उसके बाद घर बैठेंगे वो। सरोज जी बात पूरी। क्या इसीलिए तैयारी की उन्होंने? वंदना जी, आप कहाँ ले जा सरोज रही जी है बात डिबेट को? पूरी जाए, फिर वो पहले सवाल में तो मतलब आप अभी भी कह रही है कि वो अग्निवीर योजना बिल्कुल सही है? श्योर हो जाएगा। सरोज जी सुन लेते हैं ना पहले। हाँ बोलिए, जल्दी बात पूरी करिए, बहुत देर से हम चेतन जी के पास नहीं गए। बोलिए जल्दी। 50 लाख रुपए पेंशन के रूप में एक मुश्त, तो इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं? उसके बाद उन्हें विभिन्न सरकारी जो तो आप अपने बेटे को भेज दीजिए, प्रधानमंत्री का कोई बेटा हो तो उसमें कोई फौज में भेज दीजिए, अग्निवीर सैनिक बना दीजिए उसको। किसी बड़े नेता का हो, मुख्यमंत्री का बेटा हो, उसको भेज दीजिए, अग्निवीर बना दीजिए। अरे ये कोई लॉजिक है? चलिए ठीक है, श्योर हो जाए। तीसरे मैं करूंगा और अनुरोध भी करूंगा कि जिसकी बारी हो बोले, बिल्कुल श्योर हो जाता है। चेतन जी को पहला सवाल तर्क वितर्क में चेतन जी को इन करेंगे। बड़ा एक बृहद विषय पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे 3-4 एजेंडे हैं आज की चर्चा के। चेतन जी, सबसे पहला तो यही जो पहला एजेंडा हमने इसका रखा कि क्या आपको समझ में आता, सेना की एंट्री हुई, थोड़ा देर से हुई, सेना का जिक्र आया, वजह वही है कि वो दोनों इलाके एड्रेस होने थे, विंध्य और ग्वालियर चंबल, या फिर कुछ और दूसरी बात यह है, या फिर ये होगा कि भाई प्रधानमंत्री जहां जहां भी जा रहे हैं लोकल, जो वहां के लोकल मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी पे जा रहे हैं उसको फोकस कर रहे हैं, वजह यह भी है क्या? देखिए प्रवीण जी, जो भी बड़ा नेता आता है, अगर जिस इलाके में आता है तो वहाँ के स्थानीय नेता उनको फीडबैक देते हैं कि यहाँ पर किस तरह की बात आपको करना होगी, और उस तरह का ऐतिहासिक जो महत्व है अगर उस इलाके का, उसके बारे में भी बताते हैं। जैसे अगर मान लीजिए जबलपुर आ रहे हैं या महाकौशल आ रहे हैं तो रानी दुर्गावती के बारे में बोलेंगे, ट्राइबल पूरा इलाका पकड़ लेंगे, फिर ट्राइबल के बारे में बोलेंगे। अगर इंदौर जा रहे हैं, मालवा जा रहे हैं तो रानी अहिल्याबाई के बारे में बोलेंगे। ग्वालियर चंबल क्योंकि सेना का प्रमुख जो है स्थल है जहाँ से बच्चे जाते हैं, तो वहाँ का फीडबैक उनको दिया गया होगा कि आप इस मुद्दे पे बात करेंगे। क्योंकि जो 400 पार का एक जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, और 29 सीटें जीतने का जो एक संकल्प है मध्य प्रदेश का, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और यही कारण है कि जो सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मध्य प्रदेश में कई रोड शो, कई सभाएं कर चुके हैं। कांग्रेस के पास अभी कोई ऐसा लीडर अभी नहीं है जो इस तरह के लगातार दौरे करे। दक्षिण में जरूर राहुल गांधी जा रहे हैं, साउथ में जरूर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा उनको लगता है कि कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट है, जी गुंजाइश है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं आ रहे हैं। जैसे राहुल गांधी सतना आने वाले थे, और चूंकि सतना इसलिए भी आने वाले थे कि सतना में जो लोकसभा सांसद की टिकट दी गई है वो गणेश सिंह जी को दी गई, जो अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हारे हैं। तो कई सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस को ये लगता है कि ये हमारे लिए मुफीद हो सकती हैं, तो वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे भी मुरैना की आप बात कर रहे थे कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी का वहां पर दौरा हो या और बड़े नेताओं का दौरा हो। चूंकि लोकल स्तर पे अभी जिस तरह से पिछला जो एक चुनाव हुआ है प्रथम चरण का, उसमें कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता या राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता फंसे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनको चारों तरफ से बांध के रखा था, लेकिन अब दूसरे चरण के चुनाव में वो निश्चित तौर पे प्रचार करेंगे। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो भी विशेषकर नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल है बात करने का या कहने का स्टाइल है, वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं वहाँ के लोकल लीडर से, और इसलिए उन्होंने ये बात कही है। लेकिन कांग्रेस का अपना एक सोच है कि जो अग्निवीर योजना है वो 4 साल तक चलेगी, उसके बाद नहीं, और सेना के लिए पुराने उपलब्धियों उन्होंने गिना दी। एक बार इन कर लेते हैं, उन्होंने गिनाई है। जी, एक बार स्वदेश जी को इन करते हैं।
स्वदेश जी, जो बात चेतन जी ने कही उसका एक सिरा लेके आपके पास आता हूं कि भाई ठीक है, जो भी है, भाषण के बहुत सारे निहितार्थ हम निकाल सकते हैं। आप विपक्ष में हो तो आप आलोचना कर सकते हो, वंदना जी सत्ता पक्ष की हैं तो वो जय जयकार कर सकती हैं, लेकिन मूल जो बात यह है, ताबड़तोड़ रैलियां तो कर रहे हैं ना भाई, भोपाल में भी रोड शो, यहाँ भी, हरदा में भी। आपके यहाँ से पहले चरण में आपके उस स्तर के नेता राहुल गांधी हैं, पहले चरण में गए केवल मंडला शहडोल, वहां नहीं गए। अभी भी आप केवल जिन जिन सीटों में आपको मार्जिन दिख रहा है, माना जिनको आपने सूंघ लिया कि भाई यहां हो सकता है गुंजाइश हो, वहां डिप्लॉय कर रहे हो आप, कि जैसे मुरैना भी सूंघ लिया या सतना भी एक तरह से सूंघा हुआ था कि यहां कुछ हो सकता है, मंडला सूंघ लिया था। बताइए प्रवीण जी, ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा का नहीं है। अच्छा। ये चुनाव है संविधान बचाने का। दूसरी तरफ लोग भाजपा को, ये मान लीजिए, संविधान को खत्म करने की दिशा में काम हो रहा है। देश में पहली बार ऐसा हुआ। सूरत का अगर जिक्र किया जाए तो मैं समझता हूं यहाँ विद्वान पत्रकार चेतन जी भी बैठे हैं और आप भी बैठे हैं। दोनों लोग अगर चिंतन करेंगे तो ये पाएंगे कि संविधान को खत्म करने की दिशा में कितनी आगे भाजपा बढ़ चुकी है। इसको खत्म होने के लिए, और ये सारे फीडबैक माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पास है। आपने देखा होगा देश के इतिहास में 35 वर्ष मुझे भी राजनीति करते हुए हो गए, प्रधानमंत्री को कभी इतने निचले स्तर की भाषा का या हिंदू मुस्लिम करने का, ये अगर कहा जाए तो किसी ने ऐसा नहीं किया है। एक इन्होंने प्रधानमंत्री की गरिमा को तार तार किया है। अगर देखें तो जब आचार संहिता लगती है उसका पहले पैरा को आप पढ़ लीजिए। पहले पैरा में ये लिखा है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी धार्मिक उन्माद की या सांप्रदायिकता की बात करता है तो वो आचार संहिता का उल्लंघन करता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसको तार तार किया और अब वो गली गली घूम रहे हैं, रायपुर में रात्रि विश्राम कर रहे हैं और गली गली घूमने का काम कर रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम करने से बिल्कुल बेझिझक होकर काम तो कर रहे हैं। आपके नेता गली गली क्यों नहीं घूम रहे भाई? चुनाव तो दोनों के लिए, परीक्षा तो दोनों की है, पढ़ना तो दोनों को पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस के लिए तो संविधान बचाने के लिए, जैसे देश को बचाने के लिए कांग्रेस की विचारधारा के लोगों ने अपनी आहुति दी, प्राणों की शहादत दी और देश को आजाद कराया। इसीलिए हमें जो संविधान उस समय मिला, उस संविधान की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। उस संविधान के लिए हम लड़ रहे हैं। और ठीक है स्वदेश जी, पर्याप्त वक्त दिया, और मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा, बहुत मौन होकर आपको वंदना जी ने सुना, आप भी सुनिएगा जरूर। तो वंदना जी, जो शब्दशः नहीं कहा लेकिन भाव उनका कुछ इस तरह से ध्वनित हो रहा है कि भाई गली गली घूमने की जरूरत आप लोगों को है, क्योंकि आपके लिए जनाधार नहीं है, इनको उतनी ज्यादा नहीं है, इनकी पब्लिक समझ रही कि आप लोग संविधान बदलने वाले हो, इसलिए इनके साथ आ जाएगी खुद से। ये शब्दशः नहीं था, भाव था उनका। बताइए। मेरे बड़े शर्मा जी जैसा कि बता रहे हैं कि 35 साल से राजनीति में, और राजनीति में इतने सालों से होने के बावजूद वो ये बात बोल रहे हैं, तो बड़ा ही मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है सुनकर। कि ये बताइए कि चुनाव में हर बूथ का कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि जो हमारा नेता है वो आके हमसे वोट मांगे, वो आके हमसे वोट अपील करे। देखिए, आप देखते हैं बूथ पे जो लोग मतदान करने जाते हैं वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम अपने नेता, हमारे नेतागण ये कोशिश करते हैं कि हम प्रत्येक मतदाता तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचे। और उसका कारण ये है कि जब हम कार्यकर्ता के रूप में मतदाता तक नहीं पहुंचेंगे तो मतदाता हमें किस आधार पर वोट देगा? हर व्यक्ति जो एक राजनेता है वो एक जांचक है चुनाव के टाइम पे, और उसे एक जांचक की भूमिका में जाकर चुनाव के लिए वोट अपील करना चाहिए। माननीय मोदी जी भी वही कार्य करते हैं, जाकर एक जांचक के रूप में जनता के बीच में जाते हैं, कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में जाते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी पार्टी के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वोट अपील करें। ये उनका संशय रहता है इतनी ताबड़तोड़ रैलियां करने का। कोई जनाधार की कमी भारतीय जनता पार्टी को नहीं। ये सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष पर है, और कांग्रेस पार्टी को अपनी जमानत जब्त होने से बहुत सारी जमानत जब्त। तीसरे मेहमान करता हूँ, चेतन जी को इन करूंगा। चेतन जी, यही सवाल आपसे, उसका थोड़ा सा संदर्भ और विस्तार बदल देता हूं। वो ये कि क्या ये फर्क पड़ता है, आपको लगता है, जो बात वंदना जी भी कह रही थी, कुछ हद तक स्वदेश जी भी कह रहे थे, कि भाई इलेक्शन के वक्त बड़े नेता का फ्रिक्वेंटली आना या ताबड़तोड़ रैलियां करना या रोड शो करना, आपके जबलपुर में भी रोड शो हुआ, भोपाल में भी हुआ, और भी जगह हुआ, ये मानस बदलने में मददगार होता है वोटर का? देखिए, वोटर का मानस बदले ना बदले इसमें संशय की स्थिति है, क्योंकि देखिए, जो ट्रेडिशनल वोट होता है वो तो उसी पार्टी को जाता है जो बरसों से जिस पार्टी को वोट दे रहा। लेकिन जो फ्लक्चुएट वोट होता है, जैसे युवा हैं जो पहली बार वोट जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, उनको हो सकता है कि कुछ ऐसा प्रभावी उनका भाषण लगे या उसके आने से फर्क पड़ता हो। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जब भी कोई बड़ा नेता आता है किसी इलाके में, तो एक
ऊर्जा का संचार होता है उनके कार्यकर्ताओं में। पोस्टर लगते हैं, बैनर लगते हैं, रोड शो होता है, हजारों लोग देखने आते हैं। हो सकता है उसमें उनकी बातें सुन के उनका मन बदल जाए कि जिस पार्टी को अभी तक वोट दे रहे थे उस पार्टी से अलग हटके वो दूसरी पार्टी को वोट दे। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है ना मतदाता के ऊपर, और जिस तरह से 400 पार की बात हो रही, वो तो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है, दूसरे पार्टी पे भी है और मतदाताओं पे है। मतदाताओं को ये लग रहा है कि जो पार्टी इतने कॉन्फिडेंस के साथ 400 पार करने की बात कर रही है तो कहीं ना कहीं उसमें दम होगा, तब तो वो 400 पार की बात कर रही है। हो सकता है 400 पार ना हो, लेकिन 300 350 भी पार हो सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है जनता को अपने तरफ खींचने का, वो मोदी जी बहुत बखूबी जानते हैं और इसका फायदा होता भी है। आप किसी भी शहर में अगर जा रहे हैं तो वहां पे जिस तरह का एक माहौल बनता है, पोस्टर लगते हैं, बैनर लगते हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है। छोटे छोटे हमारे जबलपुर में तो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को मोदी जी से मिलाया गया, वो गदगद है फेसबुक में अपनी फोटो डीपी बना के बैठे जी, डीपी बना के बैठे कि देखिए इतना बड़ा आदमी जो प्रधानमंत्री है वो हमसे हाथ जोड़ के मुलाकात कर रहा है। तो ये एक जो तरीका है भारतीय जनता पार्टी का कि छोटे दूसरा एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि छोटे कार्यकर्ता को ये भी लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती है और अपने छोटे से कार्यकर्ता को कहीं से कहीं पहुंचा देती, तो हो सकता है कि हमारा भी नंबर लग जाए। महत्वपूर्ण बात कही आपने, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात। यही बात लेके स्वदेश जी के पास चलते हैं। स्वदेश जी, अभी जो इस बीच की आज का, हालांकि ये विषय नहीं है लेकिन मैं इसे संदर्भ के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं, अभी की जो भगदड़ आपके यहाँ बीते कुछ महीने पहले बनी और अब मतलब बीते कुछ महीने से बनी, आज तक जारी थी लगातार, उसमें बहुत सारे नेताओं ने ये कहा कि आप लोग माने हु केयर्स के भाव में रहते हो, अपने नीचे कार्यकर्ताओं के कारण उनकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू कम है। चेतन जी जो कह रहे हैं कि भाई अगर बड़ा नेता आता है और साथ में सेल्फी करा लेता है या उनसे मिल लेता है तो लोग गदगद हो जाते हैं, आपके यहाँ मिसिंग है, ऐसा नहीं लगता आपको कि वो आपके बड़े नेता आए, आप बल तो आते कम है और आए तो रैली करके लौट गए, सीधा संपर्क नहीं है? प्रवीण जी, हमारे नेताओं ने तो वो किया है जो भारतीय जनता पार्टी के कभी नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके दिखाई, जो कोई भाजपा में किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है। उन्होंने अभी भी दोबारा में जो मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक जो यात्रा की, मैं समझता हूं ऐसी यात्रा भी भाजपा ने कभी नहीं की होगी। रहा सवाल इस बात का कि अपने जनता के मुद्दों से, जनता से मिलकर के लाखों लोगों से मुलाकात करने के बाद फिर वो बना मैनिफेस्टो, वो वाला मैनिफेस्टो जिसको पढ़ करके, इसको देख करके भाजपा बौखला गई। उनको पता है कि अब हर परिवार की महिला को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष उसके खाते में डाला जाएगा ताकि वो महंगाई से लड़ सके। हर बेरोजगार को 1 लाख रुपए स्टाइपेंड के रूप में हर वर्ष दिया जाएगा ताकि वो रोजगार ढूंढने में मदद उसको मिल सके। और जो 30 लाख जो नौकरियां हैं उनको भरा जाएगा, ये उनको पता है अच्छे से। तो हर वर्ग का ये दर्द समझ के, तकलीफ समझ के हमने अपना एजेंडा वो तैयार किया मैनिफेस्टो। उस मैनिफेस्टो से बौखलाहट इतनी आई इनमें कि उसको कुछ नहीं, तुम पता नहीं मुस्लिम लीग का बोलने लगे, जबकि मुस्लिम लीग की सरकार के साथ गठबंधन की सरकार में आप शामिल हुआ करते थे। एक बार वंदना जी को निकाल लेता हूं। वंदना जी, जो ये कह रहे हैं कि भाई इनके नेता जो है कि वो रैलियां, माफ कीजिए, पदयात्रा कर करके लोगों से सीधा कनेक्ट कर लेते हैं, उसी आधार पर इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया। दूसरा, मुरैना क्या आपको वीकर सेक्शन लगता है? जैसे जिस तरह की ज्वाइनिंग छिंदवाड़ा में आपने कराई थी वैसे यहां कराना शुरू कर दी, दंडोतिया जी भी वापस आ गए और भी सब चीजें हुई? देखिए प्रवीण जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 29 की 29 सीटें हम जीत रहे हैं और वो बिल्कुल हम जीत कर रहेंगे और मुरैना हमारी कोई कमजोर सीट नहीं है। अगर वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी कमजोर सीट है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की एक आदत है कि वो ये कोशिश करते हैं कि हर लोकसभा क्षेत्र तक वो पहुंचे। वो अपने कार्य को, चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। राहुल गांधी जी की तरह नहीं कि बस बातें करते रहे स्टेज में खड़े होकर, जनता के विकास की योजनाएं उनके पास नहीं। अगर मैं सेना की बात करूं तो आपने देखा किस प्रकार से 21,000 करोड़ के सैन्य उपकरणों का निर्यात हुआ है। अगले साल 40,000 की तैयारी है। 16,000 जो वायुसेना के लिए अग्निवीर योजना के लिए जो नामांकन आए हैं वो हैं। 8 लाख जो हमारे इसके नौसेना के लिए है। तो कहीं ना कहीं हम हर प्रकार से सैन्य सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। हम ये बात करते हैं कि कोई देश अगर हमारे ऊपर आंखें बड़ी बड़ी कर देखेगा तो हम जाके उनके घर में जाकर उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक करके आएंगे। ये है हमारे माननीय मोदी जी की सेना की सशक्तिकरण। चेतन जी को इन करता हूं, एक बहुत इसी आज की डिबेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छूटा जा रहा है। चेतन जी, अब आते हैं उस बात पर जो उन्होंने हरदा में कही और जो उन्होंने आज मुरैना में कही। हरदा में बहुत तारीफ की, हमने सुनाया डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री की। यहां पे कहा, तारीख दे दी, मतलब एक तरह का बता दिया कि भाई 4 जून के बाद
ये बहुत ताकतवर होकर तेज तर्रार जो हमारे वो हैं बहुत स्पीड से एमपी के विकास में जुटेंगे। शब्द से मैं हो सकता है उच्चारित नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैसेज जो है बहुत क्लियर है कि जो सियासी गलियारों में जो सुगबुगाहट चल रही थी, कुछ लोग उम्मीद से थे कि क्या कोई फेरबदल होगा, क्लियर कर दिया उन्होंने। आप मानेंगे इस बात को कि कोई उम्मीद नहीं पाले? नहीं, देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कब कौन सा प्रायोगिक निर्णय ले ले, कब किस तरह का आश्चर्यजनक निर्णय ले ले, ये कहना बड़ा कठिन है। ये ठीक है कि प्रदेश में आए तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री की तारीफ करना होगी, लेकिन इस पूरे चुनाव में मुख्यमंत्री की साख दांव पे लगी हुई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, वो एक वादा करके गए हैं कि हम 29 कमल की माला जो है वो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में डालेंगे। खुदा ना खास्ता तमाम कोशिशों के बाद अगर 2-4 सीट कांग्रेस को मिल जाती है तो निश्चित तौर पे मोहन यादव के नेतृत्व पे एक डेंट पड़ सकता है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। इसलिए कब किसको बदल दिया जाए, बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को बदल दिया जाता है 1 मिनट में, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को रातों रात त्याग पत्र देने के लिए कह दिया जाता और कोई उसमें चूंचपाट नहीं होती। तो ये ठीक है कि मोहन यादव अच्छा काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनको एक पहली बार मौका मिला है, उतना अनुभव ही नहीं है, लेकिन जिस तरह का काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कब कौन सा निर्णय ले क्या हो जाए, ठीक है सर, माफ कीजिए, वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया करना पड़ेगा मुझे यहीं पर तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात सही है कि सब पार्टियों के काम करने का एक अलग अलग अंदाज है और दोनों अपने अपने अंदाज से रैलियां कर रहे हैं। कहीं ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, कहीं इलाके चिन्हित करके वहां पर बड़े नेताओं को भेजा जा रहा है। अब किसकी रैली ज़्यादा अपील करेगी वोटर के लिए, तो रोज की तरह यही कहेंगे कि इंतजार कीजिए जून के पहले सप्ताह का। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर, खास मसले क्या, कल इसी पर करेंगे जहां पर वोटिंग होनी है, जो मेहमानों के साथ सवाल। तब तक आप देखते रहिए BSTV।